कहीं तो नपुंसक हो लिए, कहीं बांझ हो लिए, कहीं लेडीज में पीरियड्स में दिक्कत आ ली, हार्मोन का डिसबैलेंस हो रहा, छोरे आना पसंद करने लग गए, छोरी आना पसंद करने लगी, तो सारा उसी का तो इम्पैक्ट है। उसके बाद ही तो यार देखो जरा, तो अब मैं चिल्ला के कहूंगा कि इस वैक्सीन से ये होने वाला है, तो वो जो डॉक्टर है वो बोलेगा नहीं होता। मैंने कहा कैसे नहीं होता? वो देखिए ये अखबारों में जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना कि भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, वो गलत पढ़ाया जाता है। वो तुम्हारा जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना, उसको खेती नहीं आती है, तुमको खेती सिखाएंगे रासायनिक कंपनियों के दलाल, जिनको आजकल आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट बोलते हो। 70-80 के दशक में मैंने देखा है अपने दादाजी के पास बैंक मैनेजर को बैठे हुए ऐसे करके, चौधरी साहब फसल बिक गई होगी, अब की बार डिपॉजिट बैंक को दे दो। थोड़ा काल में तो आप जेल भी गए थे। जेल भी गए जी, 3 दिन जेल में रहा। 3 दिन आप जेल में रहे। हाँ जी। तो फिर कुछ जो आप बातें उस टाइम कह रहे थे, धरातल पे हैं ये बातें सच में? जो आंगनबाड़ी वर्कर है और आशा वर्कर हैं, वो हमारे बच्चा, क्योंकि देखो कोरोना का वैक्सीन भी इन्हीं दोनों की मदद से ठुकवाया गया पूरे गांव के अंदर। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर, ये इस देश के बच्चों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है, दोनों के दोनों। और उसके लिए उन्होंने हमारे ही पड़ोस की किसी लड़की को, लगता नहीं कि विधानसभा में जाके ये चीजें हो सकती? नहीं, विधानसभा में आप बोल ही नहीं सकते, आपकी औकात ही नहीं है। विधानसभा में तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। आपने कहा कि हमारे संगठन में कोई भी प्रधान नहीं होता, तो फिर जो बड़े फैसले हैं वो कैसे लिए जाते हैं? कोई बड़ा फैसला देंगे नहीं हम। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र भलारा हैं और इनको आप जानते हैं, लगातार एक आंदोलन के रूप में आप देखते होंगे, आप इनको सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हुए देखते होंगे। तो आज जानते हैं कि पहले तो कि देवेंद्र भलारा कौन है। सर स्वागत आपका। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मनदीप भाई। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। आप एक एजुकेटर हैं या फिर एक आप आंदोलन करते रहते हैं या फिर एक सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहते हैं, क्या है आप? एक बार अगर मेरा परिचय आप जानना चाहेंगे तो मैं एक चिंतित पिता और एक अध्यापक के तौर पे अपने आप को देखता हूँ, जिसने जब देखा कि सिस्टम ने ये तय कर लिया है कि शिक्षकों के माध्यम से, जिनको पूरी दुनिया गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा करके रखती है, वो पूरे समाज को बर्बाद करना चाहते हैं शिक्षकों के माध्यम से। जी। जब मैं देखता हूँ कि हमारे सामुदायिक स्कूल के टीचर, जिनको आप सरकारी स्कूल बोलने लग गए आजकल, सरकार के नहीं है वो, समाज के हैं, गांव के हैं, गांव की जमीन के हैं, सरकार के नहीं। वो मास्टर जब लोगों ने कितनी लैटरिंग करी है उसको गिनने के लिए जब निकलते हैं, तो आप सोच सकते हैं उनको किस लेवल पर वो ले गए हैं। जब मास्टर जी को वो मिड डे मील के लिए सब्जियां खरीदते हुए मैं देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि गुरुजी अब आजकल क्या कर रहे हैं। जब मैं देख रहा हूँ कि समाज के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो ये वाले काम कर सकें जिनके ऊपर शिक्षक लगाया हुआ है, तो जब मैंने देखा कि ये सिस्टम इस तरह से बर्बाद कर रहा है मेरी मदद से मेरे समाज को और मेरी अगली पीढ़ी को, तो मैंने नौकरी छोड़ दी और फिर अपने सिस्टम पे काम करना चालू किया। लेकिन मेरे अंदर का अध्यापक कभी कहीं गया नहीं। मैंने देखा कि जिसका काम था बच्चों को बताना, लेकिन अगर मैं उन बच्चों को छोटी उम्र में सब कुछ बता भी देता हूं, फिर भी सिस्टम व्यवस्था एक ऐसा तरीका ले आती है कि वो पूरी की पूरी पीढ़ी को, पूरे के पूरे समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कंट्रोल करना चाह रही है। और ये जो गंदगी है, ये जो नशा है, ये अपराध है, ये जो समाज की बर्बादी है, ये एक दिन मेरे घर में भी आएगी और मेरे बच्चे पर भी आएगी। तो मैं एक चिंतित पिता हो जाता हूं उसी टाइम। और अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं बिजनेस करके अपने बच्चों को करोड़ों रुपया देकर जाऊं या मैं वो करोड़ों रुपए पे लात मार के अपने बच्चे के लिए एक बेहतर समाज बनाने के लिए अपना फर्ज अदा करूं। तो हम पति पत्नी ने ये तय किया कि रुपए तो वेश्या भी कमा लेती है जी, लेकिन समाज पे काम करने तो हमारा प्राथमिक दायित्व है, जिससे हम कहीं भूल गए हैं। तो हम कैसे शिक्षक यदि समाज को समझा ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो फिर हम अपना काम करने लगे, अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे।
तो कुछ लोगों ने हमें क्रांतिकारी कह दिया, कुछ लोगों ने कह दिया सरकार विरोधी है, कुछ लोगों ने कह दिया ये भगत सिंह है, कुछ लोगों ने कह दिया ये चोर है, कुछ लोगों ने कह दिया ये चंदा चोर है, कुछ लोगों ने कह दिया ये कुछ भी, एनीथिंग, जिसके जैसी समझ है वो वैसा वैसा हमको डिफाइन करता रहता है। पर रियलिटी में मैं एक शिक्षक और चिंतित पिता हूँ जो अपने बच्चे को बेहतर समाज देने के लिए लगा हुआ। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, सबको एक भविष्य की चिंता होती है। आप एक अच्छी नौकरी पे थे, तो आप को एकदम से छोड़ना, और आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ ने भी जॉब ड्रॉप कर दी, तो फिर एक भविष्य की चिंता नहीं हुई उस समय? अगर मेरा प्रेजेंट खराब है तो भविष्य की क्या चिंता करूंगा? तय है कि भविष्य तो इससे भी खराब होगा, क्योंकि जो वर्तमान है वो भूतकाल के आधार पर खड़ा होता है। नींव भूतकाल होता है, वर्तमान की नींव भूत है, और वर्तमान हमारे भविष्य की नींव है। तो अगर नींव खोखली है तो मेरा कैसा भविष्य, मेरा कैसा परिवार? आज के टाइम पर मैं देखता हूं, मेरे पिताजी और मेरी माता गांव में रहती है, मेरा भाई दूसरे किसी स्टेट में रहता है नौकरी के लिए, मेरे परिवार चंडीगढ़ में रहता है, बेटा ट्रेनिंग के लिए कहीं और रह गया हुआ, उसकी माँ चंडीगढ़ में, और मैं यहाँ आपके पास कैथल में यानी समाज में बैठा हूं। तो पूरा परिवार टूट गया। एक ऐसा सिस्टम बनाया कि मुझे बोलने के लिए ये सब करना पड़ा, मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा, और मेरे भाई को नौकरी करने के लिए यानी पैसा कमाने के लिए अपने माँ बाप छोड़ने पड़े, हम दोनों को, भाइयों को। तो ये कैसा समाज बनाया हमने? और अब इससे आगे क्या टूटेगा? इससे आगे तो आदमी का टूटना रह गया है ना। अगर यही भविष्य है कि पहले हमारे परिवार में 26 लोग रहते थे, फिर जब हमारे परिवारों में अलगाव हुआ तो मेरे पिताजी की फैमिली अलग हो गई, उसमें हम 5 भाई बहन और माता पिता, तो हम 7 लोग रह गए, यानी 26 से हम 7 रह गए। 7 से अब 2 मेरे माता पिता वहां पर हैं, एक मेरी पत्नी वहां पर है, एक यहाँ पर है, 2 भाई वहां, भाई और उसकी पत्नी वो गुजरात में है, और बेटा अलग है। तो अब वो 7 भी नहीं बचे हैं। अब मेरा क्या भविष्य देख रहे हो आप इससे आगे? मेरा तो कोई भविष्य बचा ही नहीं ना। तो परिवार ने विरोध नहीं किया उस समय? हाँ, उस वक्त परिवार को लगा था कि लोग नौकरी के लिए पैसे देते हैं, हाँ। और ये नौकरी भी कर रहा है। मेरा कोचिंग सेंटर भी उस टाइम साथ में पैरेलल चलता था। मैं ऑनलाइन यूके, यूएस, शिकागो, लंदन भी 2001 से पढ़ा रहा हूँ। तो पिताजी को लगा कि करोगे क्या? मैंने कहा कुछ भी करूंगा पापा, परंतु दम घुट रहा है, गलत काम कर रहा हूं, ऐसा फील हो रहा है, कब तक कर पाऊंगा? मतलब कोस तक किसको कोसूं? बस डिपार्टमेंट को कह लिया, लोगों को कह लिया, आपको कह रहा हूं, आप मजबूर हैं, डिपार्टमेंट के अफसर मजबूर हैं, मेरे स्कूल का प्राध्यापक मजबूर है, उसका प्रधानाध्यापक मजबूर है। जब कोई सक्षम नहीं है और मेरे बच्चे के लिए कोई रास्ता नहीं बना रहा है, मैं कहां जाऊं? तो मैं ट्राई करके देखता हूं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल हो जाऊंगा। वो तो मैं आज भी हूं, वो आज भी मैं पैसे कमाने को तो प्राथमिकता नहीं दे रहा हूं ना। मैं आज भी अपने आप को एक फेल अध्यापक के तौर पर देख रहा हूं कि जो बच्चों को मैंने प्राइमरी में सिखाया है वो हाई स्कूल में जाकर खराब हो रहा है। जो हाई स्कूल में कोई टीचर सिखा रहा है वो बाहर निकलने के बाद खराब हो रहा है। तो वो क्या सिखाया है हमने? अगर मैं एक पहले से ही फेलियर हूं तो मेरे पास खोने के लिए है क्या? ये पैसे, ये तो कोई भी कमा लेगा। तो उस वक्त नहीं उनको समझ में आया था कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहते थे नहीं, मैं सलाह नहीं दूंगा। मैंने कहा पापा मैं सलाह नहीं, मैं आपको नहीं कोसना चाहता कि कल को मैं ये कहूं कि पापा आपने मुझे ये करने नहीं दिया, इसीलिए मुझे आपसे बगावत करनी पड़ेगी और मुझे ये काम एक बार करके देखना पड़ेगा कि लेट अस सी क्या होता है। अगर मैं कुछ हद भी पास हुआ और कुछ नहीं, मैं इस चेंज को कर नहीं पाया, कुछ लोगों के अंदर ये ज्वाला भी अगर मैं जला पाया कि भाई ये होना चाहिए, ये हो रहा है, ये होना चाहिए, कम से कम इतना ही मानने लग गए लोग, तो कोई ना कोई उस पर काम करने वाला भी आ ही जाएगा। तो पहले अपना ट्राई करके देखते हैं। कितने केस चल रहे हैं सर अब? कितने चल रहे हैं? केसेस मेरे ऊपर 3 केसेस चल रहे हैं अभी। हाँ, आपने जेएसएम की स्थापना की, तो उसको आप एक आंदोलन मानते हैं या फिर एक राजनीतिक पहलू मानते हैं? दोनों ही हैं ये बेसिकली। और देखो, जो सत्ता में बैठा आदमी है, जब मैं उससे सवाल पूछता हूं और वो कोई निर्णय लेता है और उसका असर समाज पर होता है, तो हर वो चीज राजनीतिक है। तो मैं जो कर रहा हूं वो बेसिकली राजनीति भी है। बस मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीति मतलब राज्य की नीति कैसी हो, मैं इस पर बात कर रहा हूं। तो ये राजनीति आंदोलन भी है
और क्योंकि ऐसा करके मैं खुश हो रहा हूं, आंदोलित हो रहा हूं, तो यह आंदोलन भी है। यह सरकार का विरोध नहीं है, ये लोगों के भीतर जो कुछ दबा पड़ा है, जो वो अंदर से कुंठित हैं, जो वो मजबूर दिखाई देते हैं, वो जिनको लग रहा है कोई रास्ता नहीं है, उनके भीतर एक नई उम्मीद जगती है जब, तो वो भी आंदोलित हो जाता है। वही आंदोलन है, ये भीतर का आंदोलन। क्या मानते हैं आप? लगातार सरकार के जैसे खिलाफ रहते हैं आप, नीति के खिलाफ हैं या फिर लोगों की सोच? ना, मैं कभी सरकार के खिलाफ मैं कभी नहीं रहा। मैं तो विपक्ष के भी खिलाफ रहा। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कभी नहीं रहा, क्योंकि आजकल सत्ता में एक पॉलिटिकल पार्टी है तो ज्यादा सवाल उससे पूछे जाते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं उनकी नींव तो पहले वाली पार्टी ने ही बनाई ना, उससे पहले वाली सरकार ने बनाई। जिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 2019 में नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाया, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में सरकार कांग्रेस की थी, उसने बनाया था ना। यानी कि ये जितना भी प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई एक सरकार या एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। ये ओवर द पीरियड चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिससे हमारा देश और हमारा समाज अनभिज्ञ है, अनजान है, जिसको बताने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम किसी का विरोध तो कर ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आपको बीमार किया जा रहा है। कौन कर रहा है, ढूंढो। ये तो आंगनवाड़ी वर्कर कौन, सरकार थोड़ी है। आंगनवाड़ी वर्कर तो किराए की है, रखी हुई, वर्ल्ड बैंक ने रखा हुआ है। आंगनवाड़ी वर्कर सरकारी कर्मचारी थोड़ी है, प्राइवेट कर्मचारी भी नहीं है। वो है आशा वर्कर, वो केवल कार्यकर्ता है, जिसको 3-4 हजार रुपया मिलता है वर्ल्ड बैंक से। और आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर के पास जो रजिस्टर पड़े हैं, उसका है, उसका नाम ही वो क्या नाम था उसका, मैं उसका नाम ही भूल गया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलप, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये तो वर्ल्ड बैंक की चलाई हुई है। तो वो जितना डेटा इकट्ठा कर रही है, वो सारा वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कर रही है। जितने इंजेक्शन लगा रही है, जितनी दवाइयां दे रही हैं, वो वर्ल्ड बैंक और WHO के हिसाब से दे रही है। उसमें भारत की सरकार का, हरियाणा की सरकार का, हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। इनकी तो औकात ही नहीं है, उसको रोक देंगे ये, क्योंकि ये कोई कागज पे साइन करके आए या पैसा खा करके। तो वो कौन खा के आया था? यहां पर जो बिल गेट्स को लाने वाली कौन थी? वो राहुल गांधी की मां ही तो थी। सोनिया गांधी तो PHFI को लेके आई थी, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो बिल गेट्स की नाजायज औलाद है। तो उसको लाने वाली वो थी और उसको काम करने वाला नरेंद्र मोदी है। तो आपको दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं, मुझे दोनों एक दिखाई दे रहे हैं। जी, तो आप लोगों को समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कि विधानसभा में जाके ये चीजें हो सकती नहीं, हैं? विधानसभा में आप बोल ही नहीं सकते, आपकी औकात ही नहीं है। विधानसभा में तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि पद चाहिए, पैसा चाहिए, यहां की जो मौज मस्ती और रेड कारपेट चाहिए, तो गोपनीय रखना पड़ेगा सब कुछ। रोड मैप क्या है जो आप JSM की बात करें, जनता सरकार मोर्चा? कोई रोड मैप नहीं है। 2 महीने कुछ तो होगा ना, 2 महीने 5 महीने 5 साल, कोई तो रोड मैप बनाया होगा सर। मालूम थोड़ी था ना आज आपके साथ बैठा हूंगा, अचानक से बना और लगा कि ये होना चाहिए, तो मैं आ गया। मैंने तो अभी तक आपका चैनल भी खोलकर नहीं देखा। मैंने तो आपके सवाल देखे, कुछ सवाल जो आप पूछते और जो बोलते हैं, मैंने देखा यार, मतलब इस समझ पे, इस लेवल पे लोगों को समझना चाहिए। तो हम आपके पास आए। जब लगेगा ये काम और करना चाहिए कि इससे लोगों को अंदर जागरूकता आएगी, लोग जागेंगे, लोग अपने अधिकारों के लिए समझेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे, लोग किसी तरह से अंदर से खुश होंगे, उनके अंदर हिम्मत आएगी, उनके अंदर उम्मीद जगेगी, तो हम फिर वो काम कर देंगे। मुझे थोड़ी पता है कि सोल्यूशन क्या है। मुझे तो ये मालूम है ये गलत है और ये ठीक है, तो हमें गलत से ठीक तक जाना है। मान लो ये वाला रास्ता बंद है, दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। वो वाला बंद होगा, तीसरा ढूंढेंगे, तीसरा बंद होगा, चौथा ढूंढेंगे। नहीं कोई रास्ता मिलेगा, बनाएंगे, लेकिन वो सही तक जाना मकसद है। मैप, रोड नहीं है हमारे पास कुछ भी। लोग समझते हैं आपकी बातें जो आप जाते हो, और कैसे लोगों से आप मिलते हो? जितने 2 लोगों से 5 लोगों से 10, या फिर एक सभा करते हो गांव में, कैसे? बड़ा अंतर आया है पिछले 9 साल में। 2016 में जब पहली बार ये तय किया कि गांव में जाकर समझाएंगे, तो और चौपाल में जब जाकर बात करते थे, तो लोग मूर्ख कहते थे और दुकानदार कहते थे। ये सोचते थे क्या बेचने आया है। मैं पूछता तो मैं कहता तो बेचने नहीं आया हूं, कुछ बताने आया हूं। नहीं, बता के ना बेचे ऐसा कभी हुआ नहीं। कुछ ना कुछ तो बेचने, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा।
मैंने कहा जितना बड़ा फायदा है वो आपको मैं अभी कैसे बताऊं कि मैं अपने बच्चे के लिए आया हूं, मैं अपने बच्चे को एक ऐसा समाज देने के लिए प्रयास कर रहा हूं। अब मैं इतना स्वार्थी आदमी हूं कि उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि जब तक मेरे गांव में सबको समझ नहीं आएगा और मेरे समाज में अपराध रहेगा, मेरे समाज में नशा रहेगा, वो नशा कभी ना कभी मेरे बच्चे तक आ ही जाएगा। ये बात समझाने में मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन मेरी असली टारगेट तो वो है। तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये आदमी आया है, बोलकर 2 घंटे चला गया है, इसको किसी ने चाय भी नहीं पूछी, इससे किसी ने बात भी नहीं करी, उसने कहा ऐसे ऐसे पागल बहुत फिरते हैं। तो पहले तो कोई भी नहीं सुनता था। और वो आदमी, मैं तब की बात बता रहा हूं जब मैं प्राइवेट स्कूल में 2 घंटे भाषण देने का पैसा लेता था। मतलब कहीं तो मैं अपॉइंटमेंट की फीस ले रहा हूं किसी आदमी से जिसको अपने बच्चे के लिए मेरे से काउंसलिंग की जरूरत है, और वहां पर मैं गांव में जाकर के कुछ कह रहा हूं और वो मुझे पागल कह रहे हैं। तो मुझे तो पहला आदमी जो सुन ले, यही मिलने में कितने दिन लग गए थे। तो पहले तो 0 था ये आंकड़ा, और आज तो ऐसा है कि आज तो सुनने वाले ही आते हैं हमारे पास, खुद ही आते हैं। हम आवाज लगा देते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, जिसको हमारी बात ठीक लगती हो वो आ जाओ। तो आज वो लोग खुद और जानना चाहते हैं कि वो वाली चीजें तो सुन ली थी और वो ठीक लगी थी, और अब हम आगे बात करना चाहते हैं, तो वो और बात पूछते हैं और बात पूछते हैं। तो मुझे लगता है ठीक जा रहे हैं लोग। क्या क्या पूछते हैं? जैसे कल हम बैठे थे, तो कल हम मसूदपुर में थे और बैठे बैठे बातचीत चल पड़ी। तो हम ऐसी कैजुअल चर्चा में मैंने बात करी और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ये हो रहा है। तो मैंने कहा बदल क्यों नहीं रही आज चीजें, मतलब गांव से इतने लोग कम क्यों आ रहे हैं, ज्यादा लोग क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि जलते हैं जी सब एक दूसरे से। तो मैंने कहा जलते क्यों हैं, तो लेट अस सी। आज हम इस पंचायत का या इस चौपाल लगाई थी हमने खेत में। बैलजी करके एक हमारा साथी है, उसने ब्रांड बनाया है जो कोलू से मतलब तिल का तेल, सरसों का तेल, वो सब कर रहा है। तो वो लड्डू बना रहा था तिलों के। तो हमने कहा चलो आज इस चौपाल में हम एक चर्चा करते हैं कि क्यों जलते हैं हम एक दूसरे से। तो अब आप बताइए। तो सबने अपने अपने हिसाब से बताया। कोई कहता है उसको सम्मान चाहिए, कोई कहता है वो वाली सुविधा अपने लिए चाहता है, कोई कहता है कि सहन शक्ति खत्म हो गई है, कोई कहता है समाज से टूट गया है, कोई कहता है भीतर में शांति नहीं है, कोई कहता है ऐसा ऐसा करके उसके पास गरीबी है, वो दूसरे के में ज्यादा सुख देख रहा है। ऐसा करके उन सब लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स बताए, और फिर हमने अलग अलग पॉइंट को ये कहा कि चलो आप एक पॉइंट को सत्य मान लेते हैं कि वो व्यक्ति जलता है इसीलिए समाज का भला नहीं हो रहा है। तो अब हम जलन के कारण पर जाते हैं और फिर बाद में इन कारणों को खत्म कर देंगे तो जलन खत्म हो जाएगी। तो क्या बदलाव हो जाएगा? तो बोले फिर कोई और समस्या आ जाएगी, तो फिर इसी तरह से तो अगली समस्या पर बात कर लेंगे, फिर अगली पर कर लेंगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो तुमको करना क्या है? टाइम तो है ना तुम्हारे पास, बर्बाद तो हो रहे हो ना, जिधर जा रहे हो उधर बर्बादी है। अब आप ही बताओ 100 की स्पीड पर गलत रास्ते पर जाना ठीक है, या 10 की, 15 की, 5 की स्पीड पर सही रास्ते पर जाना ठीक है? बोले कि ठीक, सही रास्ते पर जाना ठीक है। तो पहले सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई, सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो पहले गलत रास्ता मानना पड़ेगा कि ये गलत रास्ता है, कि हाँ, फिर ये मानना पड़ेगा गलत रास्ते पर आए क्यों। मतलब या तो हमारी जहां से चलना था वो लोकेशन गलत भरी गई, या फिर जहां जाना था वो लोकेशन गलत भरी गई, तभी गलत रास्ते पर लगे। बोला हाँ, तो मतलब पहले दोनों चीजें देख लें। हम यहां खड़े हैं, यहां पहुंचना चाहते थे, यहां पहुंच गए हैं। अब वहां से यहां का रास्ता बनता है तो हम वहां से यहां चलेंगे, और वहां से यहां का रास्ता नहीं है, बन सकता है तो बना लेंगे, नहीं बन सकता है तो पहले वापस चले जाएंगे, जहां से जाने का रास्ता हो वहां से चल पड़ेंगे। बात तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले कारण ढूंढते हैं। कारण ढूंढने में 3 घंटे लग गए हमको वहां। तो वो कारण ढूंढा, लेकिन मैंने कहा हम तब तक नहीं चुप बैठेंगे, तब तक हम इस बात को सत्य नहीं मानेंगे, जब तक यहां इस पूरी चौपाल में बैठा एक एक आदमी सहमत नहीं होता। आप में से जो भी सहमत नहीं होगा खुल के बोलिएगा कि मैं सहमत नहीं हूं। आप क्योंकि मैं ना पॉलिटिशियन हूं, ना आपको पैसे देने आया हूं, ना कोई फ्री की चीज देने आया हूं। आपके पास टाइम नहीं है, उठ के जाइए। आपके पास टाइम है, सुनिए। सुनना चाहते हो सुनिए, बोलना चाहते हो बोलिए। बोलने का भी फुल टाइम है, सुनने का भी फुल टाइम है, लेकिन हमको समस्या के समाधान पर ही चर्चा करनी है। यह बिंदु है कि जलन क्यों है और इसका कारण ढूंढना है और उसको खत्म करना है। अब जो कारण आपने बताए हैं, हो सकता है ये सारे हो सकता है इनमें से कोई भी ना हो, तो लेट अस ट्राई। तो फिर हमने एक एक बिंदु पे चर्चा की, और फिर जब हम उस चर्चा तक पहुंचे तो हमने उसको खत्म करने का रास्ता भी बताया। मैं आपको वो 2 घंटे की वीडियो भेज दूंगा, तो आप देखिएगा कि यार उन लोगों ने कहा कि इस तरह से तो कभी किसी ने चर्चा की ही नहीं। मैं कहा तभी तो मुझे निकलना पड़ा।
वरना मैं काहे को अपना धंधा चौपट करके निकलता वहां से। कोचिंग सेंटर वाले करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, मुंह मांगी कीमत मिल सकती है, और मैं तो ऐसा टीचर हूं जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता 100 नंबर के लिए तैयार कर दूं 2 महीने में। मेरा 6 महीने में सिलेबस खत्म कर दूं 10वीं तक का, जिसको कुछ भी नहीं आता है उस बच्चे के लिए। तो मेरे लिए पैसा कमाना तो कुछ भी नहीं है। मैं क्यों लगा हुआ हूं? क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे पास परमात्मा ने वो हुनर दिया है मुझे, मतलब कि मैं उस आदमी को उस एंगल से समझा सकता हूं जिस एंगल से वो समझना चाहता है। तो गांव का आदमी जहां खड़ा है उसके जगह पर जाकर मुझे समझाना है। मैं ये नहीं इमेजिन कर सकता अपने दिमाग में कि मैं चंडीगढ़ से आया हूं, मैं ये नहीं इमेजिन कर सकता कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं कितना पैसा कमाता हूं। मुझे ये सब कुछ फेंकना पड़ेगा। पहले मुझे देखना पड़ेगा कि दादा मैं तेरा पोता हूं, ताऊ मैं तेरा बेटा हूं। अब मैं तेरे बेटा होने के नाते मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूं कि जब मेरे लिए ऐसा गंदा समाज बन रहा था तो तू क्या कर रहा था? तो तू बता एक बार, ताकि मैं बता सकूं कि ये जो आदमी था ये इसलिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इसे पता ही नहीं चला कि इसके घर से इसका परिवार चोरी हो गया। तो फिर जब वो एक एक मुद्दे पर चर्चा हुई तो सबको लगा कि यार भलारा जी, अगर ये वाली बातें हर चौपाल में होने लग जाए तो समाधान संभव है। मैंने कहा लगता है ना आपको? बोला हाँ, मुझे भी लगता है। तो एक काम करते हैं, इसको हर चौपाल तक लेके जाते हैं, चलिए बात करते हैं। बोला फिर इतना बोलने वाले लोग चाहिए। तो बोलने वाले लोग ही तो तैयार कर रहा हूं। अगर मुझे सुनने वाले लोग चाहिए होते तो आज मेरी व्यूज लाखों में है ही ऑलरेडी, करोड़ों करोड़ों लोग देख ही रहे हैं। वो नहीं चाहिए ना, मुझे वो बात करने वाले लोग चाहिए। और वो बोलना तब चालू करेंगे जब उनको आता होगा, चीजों का पता होगा। चीजों का पता ओरिजिनली वो जो उस गांव के आदमी को चाहिए, वो नहीं जो देवेंद्र चाहता है, वो नहीं जो आप चाहते हो, वो नहीं जो वो चाहता है ना, चाहता नहीं, जो उसके लिए सही है। क्योंकि जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत नहीं हो सकता। अगर वो आपके लिए सही और किसी के लिए भी गलत है तो वो गलत है, वो सही नहीं है। सही का मतलब यह है कि वो आपके लिए भी सही होगा, वो उसके लिए भी सही होगा, वो मेरे लिए भी सही होगा, अनपढ़ के लिए भी सही होगा, गरीब के लिए भी सही होगा, गांव के लिए भी सही होगा, शहर के लिए भी सही होगा, खेत के पड़े केंचुए के लिए भी सही होगा, और चिड़िया के लिए भी सही होगा, और आसमान के लिए भी, हवा के लिए भी, पानी के लिए भी सही होगा। तो सही है। अगर वो किसी भी एक चीज के लिए गलत है तो वो गलत है, और हमें गलत खत्म करना है और सही पे जाना है। इतनी सी तो बात है। तो गांव में आप एक पहले ही पता होता है कि आज इस गांव में जाना है, इन लोगों से मिलना है, पूरा संगठन काम कर रहा है इस चीज पे? हमने एक डेकोरम बनाया था। ये बड़ा पंगा हमारे साथ हुआ। हमने देखा कि ये जो पंगा है ये व्यवस्था के साथ हमारी झगड़े हैं, पार्टी के साथ नहीं है। हाँ। क्योंकि पार्टियों में लोग तो हमारे ही हैं, वो जो पार्टियों में काम कर रहे हैं वो तो हमारे चाचा ताऊ और ये सब लोग हैं। जी। आंगनबाड़ी वर्कर जो बच्चों को जबरदस्ती टीका लगा रही है, उसे पता ही नहीं वो बच्चों को मार रही है, तो उसको वो भी हमारी ही चाची ताई बुआ है। और जो डॉक्टर है, जो पुलिस वाला है, जो जज है, जो सत्यानाश कर रहे हैं सारे मिल करके, ये सब हमारे ही तो लोग हैं। इसका मतलब एक तो इनको पता नहीं है। दूसरी बात, व्यवस्था ने अपना एक पूरा डेकोरम बना रखा है कि ऐसे चीजें चलती हैं, यदि हम उनके हिसाब से ही चलेंगे तो चीजें ठीक नहीं हो सकती। तो मैंने कहा फिर कैसे किया जाए? तो हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहां जरूरी नहीं है कि देवेंद्र बल्हारा को जो पता है वो सत्य हो, ये भी नहीं पता है कि मनदीप को जो चीज पता है वो सत्य हो। तो हम दोनों भी गलत हो सकते हैं और हम दोनों भी आंशिक रूप से ठीक हो सकते हैं। तो फिर या तो सत्य होगा हम दोनों की बात का टोटल, या सत्य होगा कोई हम दोनों से तीसरा। एक जना अगर आप और मुझ में से दोनों की बातें अगर एक दूसरे को काटती हैं तो या तो दोनों गलत हैं या उनमें से कोई एक गलत है, कम से कम दोनों भी गलत हो सकते हैं। तो मैंने कहा इसके लिए फिर हमको जिस भी आदमी को पूरे समाज में कुछ भी पता है उसको स्पेस देना पड़ेगा बोलने का, कि भाई तू बोल, तुझे जो लगता है। वो जितने ज्यादा लोगों के लिए सही होगा उतने ज्यादा लोग तुझसे जुड़ जाएंगे। भाई आपने कोई बात बोली है, यहां सामने 100 लोग बैठे हैं, आपने जो बात बोली आपने बोल दी पंडितों के फेवर की, क्योंकि आप शर्मा है, तो उधर से जो पंडितों को जो शूट करता होगा वो आ जाएगा। मैंने बात बोल दी जाटों के फेवर की, तो उस पूरे 100 में से जो जाट होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने बोल दी आप में से, हम दोनों में से आपने बोल दी इंसान के फेवर की, तो वो सारे आपसे सहमत होंगे, कंफर्म है, क्योंकि वो सारे इंसान है। ठीक है। और अगर आपने बोल दी कि बीमार की, अनपढ़ की, नौकरी की, जीव जंतु की, दूध की, पानी की, हवा की, तो वो जो लोग बैठे हैं उनके घर में जो औरतें हैं उनकी भी काम की बोल रहे हो आप,
क्योंकि बीमारी तो किसी के भी घर में भी हो सकती है, उसके रिश्तेदार की भी बोल रहे हो आप, तो वो अपने रिश्तेदार को भी बताएगा कि देख तेरी बात भी हो रही है यहाँ पर। तो मुझे लगा कि यहां पर हमारे साथ ऊर्जा लोगों की तब जुड़ेगी जब हम लोगों की बात करेंगे। अगर हमको कोई करनी है राजनीति, अगर हमको चुनाव लड़ना है, या हमको कोई ऐसा इनके सिस्टम के हिसाब से चलना है, या हमको लोगों के अंदर व्यूज जाने हैं, तो फिर हमें बात करनी पड़ेगी एक, ताकि लोग उसको उस एंगल से सुने। मैंने कहा हमको व्यूज भी नहीं चाहिए, हमको लोगों का सहयोग चाहिए, लेकिन अंधा सहयोग नहीं चाहिए। तो हमको समझ वाला सहयोग चाहिए, और जो समझ वाला आदमी होगा उसका दिमाग चारों दिशाओं में सोचता होगा। जिसका दिमाग चारों दिशाओं में सोचता होगा वही चारों दिशाओं की बात को समझ पाएगा। तो एक बार हम चारों दिशाओं की बात करके देख लेते हैं, वहां से जो जो उसी फ्रीक्वेंसी पर बैठा होगा वो अपने आप आ जाएगा। तो ये करके हमने अपनी बात को ब्रॉडकास्ट करना चालू किया, और हमने अपनी बात कहनी चालू करी कि लेट अस सी। गली में खड़े होकर बोलते हैं, 4 लोगों में बोलते हैं, 6 लोगों में बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है, गांव में गए मीटिंग करने के लिए, वहां पे आदमी 5 इकट्ठे हुए, तो बोले जी 5 ही लोग इकट्ठे हुए हैं जी। तो मैं बोलता हूँ बात सुनो, 5 लोग इकट्ठे हुए हैं, हम बात रख रहे हैं, इन 5 लोगों को भी बात समझ में आ गई ना, तो कल को ये 5 के 50 हो जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनको भी इतना ही सीरियसली बताना पड़ेगा। हमें क्या पता वो जो चिंगारी है वो किसके दिल में भरी पड़ी हो, मध्यम हो रखी हो। तो हमने कहा 5 आए सामने, 5000 आए, 5 लाख आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको उतना ही जोर लगाना पड़ेगा बराबर। तो फिर हम चले, तो हमने एक डेकोरम बनाया फिर मोर्चे में, कि मोर्चे में कोई प्रधान नहीं होगा, मोर्चे में कोई पैसा इकट्ठा नहीं होगा, मोर्चे में कोई हिरार्की नहीं होगी। बस मैं पहले बोल रहा हूं, मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे साथ आ जाओ, मेरी नहीं लगती है तो कॉन्ट्राडिक्ट करो, मुझसे बेहतर बताओ, हम सारे मान। देखो यहाँ हमारे मोर्चे में बड़ी खासियत है, कि ऐसी खासियत है कि आप बोलोगे तो हम आपके साथ वार्ता करेंगे, मैं बोलूंगा तो मेरे साथ भी सब लोग बहस करेंगे। बहस में मैंने कहा हमें वहां तक पहुंचना है जहां पर हम दोनों के बीच कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। क्योंकि मुझे धुर विरोधी आदमी को, अगर मैंने बात को समझते समझते हमें पता लगा कि मैं 15% गलत था और ये 10% गलत था भाई सामने वाला, तो हम एक काम करते हैं, दोनों अपना 15, मैं अपना 15% एंगल बदल लेता हूं, तुम अपना 10% एंगल बदल लो, अब हम सही पे आ गए दोनों के दोनों भाई। क्योंकि हमको तो वहां जाना है ना जहां आपका भी नुकसान नहीं और मेरा भी नुकसान नहीं, जहां हम दोनों सहमत हैं। तो ऐसा करके हमने वो बनाया कि जिसका आइडिया होगा, जो भी समाज में कुछ करना चाहता है, बाकी के सब लोग उसका साथ देंगे। सर इसमें आपने आंगनबाड़ी का भी जिक्र किया, क्योंकि एक ही टॉपिक लेते हैं, उसमें क्या है कि बच्चे होते हैं और बच्चों को जैसे टीका लगता है कि इनको आगे जाके भी पोलियो वगैरह ना हो, तो इन चीज़ों में भी कुछ आप उठाते हुए ये चीज़ें? आंगनबाड़ी और आशा वर्कर, ये इस देश के बच्चों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है, दोनों के दोनों। और उसके लिए उन्होंने हमारे ही पड़ोस की किसी लड़की को या किसी औरत को हथियार बनाया हमारे ही खिलाफ। एक तो हमारे घर की सारी जानकारी वो लोग रजिस्टर में एंटर करके उनको देते हैं, किसके घर बच्चा पैदा होने वाला है, किसके घर बच्चा पैदा हो गया है, किसके घर में झगड़ा हो रहा है, किसके बच्चे कहाँ रहते हैं, कौन घर छोड़ के चला गया है, किसके घर में तलाक हो रहा है, किसके घर में झगड़े हो रहे हैं। एनजीओज वगैरह को सारी जानकारी वो लोग देते हैं, ताकि वो समाज को तोड़ने का काम, जो व्यवस्था है, वो कर सके आराम से। दूसरा जो काम है वो आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत, आईसीडीएस प्रोग्राम में क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। वो कह रहे हैं बच्चे का बाल विकास की एक कोई योजना है। तो मुझे लगा बाल विकास योजना, तो मैं गांव में गया, मैंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर ने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया इस देश में। अगर मैं कहूं हमारे गांव के कल्चर में आंगनबाड़ी का सबसे बड़ा योगदान क्या था, तो मैं गांव के जाके लोगों से पूछा। तो मैंने कहा अच्छा बताओ, आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी में आप क्यों जाते थे? उन्होंने कहा बच्चे टाइम पास कर लेते थे। फिर कहा अच्छा और क्या करते थे? बस हम लोग भी चले जाते थे। मैंने कहा और क्या करते थे? बोली कभी ब्रेड चूरी आ जाती थी। हो, अब मुझे समझ में आया। गांव में ब्रेड पहली बार आंगनबाड़ी के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ, पाउडर वाला दूध आंगनबाड़ी के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वो फ्री का था, और फ्री का तो हम जहर भी नहीं छोड़ते भाई, चल मुझसे खा लेंगे ठीक है ना। तो ले लो ना, क्या दिक्कत है, मुशन दे देंगे, मुसलमान के काम आओगा, ठीक है। तो हमने सोचा कि आंगनबाड़ी ने ये किया। फिर मैंने उस सिनेरियो को याद किया
कि मेरे गांव में जिस बड़े बड़े जमींदार थे, किसी के 30 एकड़ वाला, किसी के 40 एकड़ वाले, मैंने उनकी पत्नियों को भी नंगा बच्चा गोदी में और हाथ में कटोरा उठाए देखा है आंगनवाड़ी जाते हुए। ओहो, मैंने कहा हमारे घर वालों को, हमारी माताओं को भिखारी बनाने का काम आंगनवाड़ी ने किया कि मांगने की आदत आए। जो देश का कल्चर हमेशा से देने का रहा हो, जिनका हाथ हमेशा ऐसे रहता हो, उनके हाथ ऐसे करवाने के लिए आंगनवाड़ी इंट्रोड्यूस हुई। दूसरा काम आंगनवाड़ी के जरिए हुआ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। तो प्रौढ़ शिक्षा में क्या हुआ भाई, बूढ़ों को पढ़ना सिखाएंगे, तो उस पढ़ने का इस्तेमाल क्या करना होगा कि दस्तखत करेंगे। कि दस्तखत कहां काम आएंगे कि बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। बैंक में खाते के अलावा कहीं और दस्तखत नहीं होते, तो बैंक में खाता क्यों खुलवाना पड़ेगा। वो बोले कि आपको बैंक में पैसे जमा कराने हैं। बैंक में पैसे क्यों जमा कराने हैं, पैसे से जमीन ले लो, पैसे से भैंस ले लो, पैसे से सोना चांदी ले लो, पैसे से अपने घर में धन लेके आओ, असली धन लेके आओ, पैसे से जमा काहे को करना है। तो बैंक में पैसा जमा ही नहीं होता था। 70-80 के दशक में मैंने देखा है अपने दादाजी के पास बैंक मैनेजर को बैठे हुए ऐसे करके, चौधरी साहब फसल बिक गई होगी, अब की बार डिपॉजिट बैंक को दे दो। मेरे दादा बोलते थे बैंक में क्यों दे दूं, जमीन खरीदेंगे ना हम, वो करेंगे ना हम, ये करेंगे, भैंस खरीद के लाऊंगा अब की बार 4-2-3। बोलता थोड़ा पैसा जमा कर तो, घर में रखा है, चोरी हो जाएगा। ऐसे कैसे चोरी हो जाएगा। तो उन्होंने चोर भेज करके गांव के अंदर कुछ चोरियां करवाई, जिसकी अखबार में फ्रंट पेज पे छप गई। तो लोगों को लगा चोरियां हो रही हैं, जल्दी से पैसा बैंक में जमा कर दो। जमीन लेने लायक हुआ नहीं है, जब तक जमीन लेने लायक ना हो इसको बैंक में जमा कर दो। जैसे ही हमने बैंक में जमा किया, उन्होंने वो पैसा लोन पे दे दिया आगे, और ये लोन वाला फ्रॉड चालू हो गया। तो अब जिनके घर में पैसे जमा करने के लिए लोगों ने नहीं दिए उनको, बैंक वालों को, तो अब उनके भी सिग्नेचर चाहिए थे उनको, कुछ सिग्नेचर, क्योंकि उनको पढ़ना सिखाना था। पढ़ना क्यों सिखाना था, क्योंकि इंटरनेशनल स्कैम जो चलता है वो कागज के जरिए चलता है। इंटरनेशनल स्कैम में अब जो लड़ाइयां हैं वो तलवारों की नहीं होती। अब गुलाम वो, मतलब जैसे पहले गुलाम को बेड़ियों में जकड़ के रखते थे ना, भारत को वो कभी गुलाम नहीं कर पाए। भारत का आदमी लठ उठा लेता था, भारत का आदमी लड़ता था, भारत गुलाम था, ये गलत बताया जाता है आपको और हमको। ये अखबारों में जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना कि भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, वो गलत पढ़ाया जाता है, प्योर फ्रॉड है। वो पूरी हिस्ट्री के साथ छेड़खानी की गई है, वो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो वहां पर उनको कागज, बेसिकली व्यक्ति को कागज की अहमियत का बीज बोना था उस टाइम पर, कि सिग्नेचर की अहमियत है। तो फिर देवीलाल जैसे आदमी को वो लोग लेकर आए उस दौर में, जब उसने लोगों को कहा कि बूढ़ों को पेंशन मिलेगी और वो उनको 100 रुपया पेंशन मिलेगी सम्मान राशि के रूप में। तो पेंशन लेने के लिए सिग्नेचर करने की जरूरत है, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा तुमको करनी चाहिए। मतलब उन्होंने 100 रुपए के लिए सिग्नेचर सीखे हैं बेसिकली, उसको पढ़ना सीखा। तो उनको लगा पढ़ना लिखना बड़ा काम की चीज होती है, तो बच्चों को भी कहा तुम भी पढ़ाई लिखाई पे लग जाओ। और फिर अल्टीमेटली देखा कि पहले, क्योंकि उस दौर में क्या था, खेती को उत्तम काम बोलते थे और जो नौकरी को सबसे नीच काम बोलते थे। क्यों बोलते थे, उसका कारण था कि खेती जो है वो एक ऐसा काम है जिसमें बॉडी डिटॉक्स होती है, जिसमें परमात्मा से और प्रकृति से मिलने का सबसे आसान रास्ता है, जो सबको खाने के लिए देती है और पोषण का काम करती है। तो किसान सबसे साइंटिफिक और सबसे इंटेलिजेंट आदमी हुआ करता था और सबसे दयालु हुआ करता था और सबको एक्सेप्ट करने वाला। तो उन्होंने कहा कि, और घर में भी आप जाओगे ना, अगर आज से 40, 20, 50 साल पहले, क्योंकि ये मैं 40, 20, 50 अलग अलग इसलिए बोल रहा हूं कि जो दिल्ली के नजदीक थे वो 50 साल पहले की बात है, थोड़ा दूर चले जाओगे 40 साल पहले की, आपके यहाँ 30 साल पहले की, थोड़ा आगे चले जाओगे तो 20 साल पहले। तो वो मैंने, इसलिए मैं ये बोलता हूँ, कहीं आप ये सोचते हो मुझे नंबर नहीं पता हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइम में, मतलब जब आप अपने वहां जाओगे यानी बैग में जाओगे, तो कहीं ना कहीं वही जगह मिलेगी सबकी। क्या मिलेगी कि घर में नौकरी के लिए ऑफर आया है, वो कह रहे हैं तुम्हारे बच्चे को नौकरी लग गई है, और हमारा बूढ़ा कह रहा है हमारा नौकरी थोड़ी करेगा, तो वो नौकरी नहीं करेगा। वो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो कुछ करता है, वो घर में खेती करता है, वो अपने डंगरों की रक्षा कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा मनदीप तो कुछ नहीं करता है, हाँ यू ठाली फिर सब बदन बेकूफ, इन्हें ले जा। यानी पहले जो नौकरी पे किसको भेजते थे, जो कुछ भी नहीं करता है घर के अंदर, उसको नौकर ले जा। क्यों, ये निकम्मा है, निठल्ला है, वाहियात है, गंदा है, जाहिल है, बोलने का अकल नहीं, करने का अकल नहीं, ये बुद्धू है,
यानी कि बेवकूफ आदमी को नौकरी के लिए भेजते थे वो लोग कि ये कुछ ही काम नहीं करता है। जो कुछ करते थे उनको नौकरी पर नहीं भेजते थे। तो वो किसान इंटेलिजेंट होना चाहिए और नौकर गधा होना चाहिए, ये उनको पता था हमारे पुरखों को। बाद में उन्होंने क्या किया कि नौकरी करने वाले को बोला कि पेपर पास करेगा तो नौकरी मिलेगी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने नौकर की तनख्वाह बढ़ाई। नौकर को लोन जल्दी मिलेगा, नौकर के पास गाड़ी जल्दी आ गई, नौकर के पास टीवी पहले आ गया। गांव में देखोगे तो जो टीवी था पहला किसके पास मिलेगा, या तो किसी फौजी के पास यानी नौकरी करने वाले के पास, और या किसी सरपंच के पास, या किसी पैसे वाले ज्यादा जमींदार वाले जमीन वाले के पास, उनके पास मिलेगा। तो लोगों को लगा ये सुविधा की निशानी है, तो नौकरी भी एक रास्ता है। 50 किलो तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन नौकरी खरीद सकते हैं जल्दी। तो नौकरी के पीछे दौड़ना चालू किया, वहां पे उसने ये काम किया। इस गेम पे धीरे धीरे वो जो शिफ्टिंग थी लोगों की थॉट प्रोसेस की कि हमको गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, उधर से धर्मेंद्र को लगा दिया कि जानदार सवारी, शानदार सवारी तो राजदूत होनी चाहिए। उधर से बोल दिया रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है, तो सिगरेट भी पिया करो। उन्होंने बोल दिया कि है ना, अभी भी बोलते हैं ना, डर के आगे मूत है। तो आजकल भी वो माइंड को ऐसे ही, ब्रेन को ऐसे ही वॉश करते हैं। तो उस टाइम धर्मेंद्र को फेवरेट हीरो बना दिया और बता दिया ये दुनिया के 10 स्मार्ट हीरो में, बॉलीवुड के 10 स्मार्ट टॉप 10 में आता है। लेकिन वही धर्मेंद्र कह रहा है रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात कुछ हो रहा है। अब इतना स्मार्ट आदमी, इतना इंटेलिजेंट और इतना हमारे पुरखा, हमारा पंजाब से गया हुआ लौंडा कह रहा है सिगरेट पीनी चाहिए, क्योंकि पंजाब स्मोकिंग नहीं करता है, लेकिन तो पंजाब के आदमी से स्मोकिंग की एडवर्टाइजमेंट करवाई जा रही है। देखो कितना उस चीज को समझना है आपको कि वो आपके आदमी से ही आपका सत्यानाश करवा रहे हैं। और इधर से फिर आंगनबाड़ी, वो जो पैसा था नौकरी वाले को ज्यादा मिलने लग गया। तो अब धीरे धीरे क्या कहा कि उसको ना, वो तुम्हारा जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना, उसको खेती नहीं आती है, तुमको खेती सिखाएंगे रासायनिक कंपनियों के दलाल, जिनको आजकल आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट बोलते हो। आप तो वो क्या काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट ही करते हैं ना कि ये वाली दवाई लेनी चाहिए, ये वाला बीज लेना चाहिए। अरे गधे, उससे पहले प्रकृति ने इतने गजब के बीज बनाए हुए हैं। तो अब वो कह रहे हैं खेती कैसे करनी है, ये रेडियो पर एक प्रोग्राम आएगा खेती के लिए, और पहले वो वही बातें बताते हैं जो हमारे गांव के लोगों को पहले से पता थी। यानी अब उनको लगने लगा कि जो रेडियो पे आ रहा है और जो हो रहा है वो सेम है। तो फिर धीरे धीरे रेडियो पे क्या आने लगा, आजकल मौसम ऐसा हो गया है इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। अब गांव का आदमी के अंदर पहले से ही रामफल भाई ने सारे गांव वाला राम राम न्यू कहा, रामफल भाई की राम राम। तो वो क्या करता, तो वो रामफल जो है वो बताने लग गया कि अब खेती तुमको ऐसे करनी चाहिए, थोड़ा सा रसायन तो डालना पड़ेगा। ये ऐसा करके उसने बोला। अब गांव वालों ने सोचा कि खेती करने के लिए अब इंटेलिजेंट आदमी की जरूरत नहीं है। अब जो गांव में कुछ नहीं कर रहा था, उस रेडियो वाले से सुनकर कौन से बीज डालने हैं और कौन से रसायन डालनी है वो भी डाल सकता है, और डाल के फ्री हो जा, फिर कुछ भी नहीं है। और क्योंकि वो काम पहले से नहीं करता था, उसके अंदर पहले से निकम्मेपन के गुण थे, तो वो काम ना करे, इसलिए बोला तू मशीन ले आना, ट्रैक्टर ले आया, ट्रैक्टर से कर लेके जरूरी आज तक करनी। तो अब वो मशीन भी ले आया, तो गाय की जरूरत नहीं पड़ी, बैल की जरूरत नहीं पड़ी, और रसायन भी डालने लग गया तो मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो अब वो जो निकम्मा था वो शिफ्ट होकर के चला गया खेत में, और जो इंटेलिजेंट था वो शिफ्ट होकर चला गया नौकरी पे। और नौकर आदमी को बोल दिया तू अब अपनी अकल से कुछ नहीं कर सकता। और वो इंटेलिजेंट आदमी जो कुछ नहीं कर पाएगा तो गुलाम बन के रह गया और चुपचाप नौकरी करने लग गया। तो आंगनबाड़ी वर्कर का कितना बड़ा खेल था, जिसने शुरुआत करी गांव के अंदर औरतों को भिखारिन बनने का, हमारे बच्चों को पाउडर वाला दूध की आदत डालने का, और हमारे लोगों को प्रौढ़ शिक्षा के जरिए इस सिग्नेचर और इस कचरा वाली नौकरी वाले सिस्टम में अंदर लाने का। फिर आशा वर्कर की ले लेते हैं हम। फिर आशा वर्कर ने क्या किया है, आशा वर्कर कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं होती है। आशा वर्कर जो है 10वीं पास 12वीं पास ऐसे रखती है, क्योंकि अगर उन्होंने रिसर्च करने वाली कोई पढ़ी लिखी लड़की ले ली तो वो एक्चुअली सवाल पूछ लेगी। तो ऐसी औरत को ढूंढना है जिसके लिए 3000 रुपए भी ज्यादा लगते हो जिसको, और वो खाली पड़ी हो, किसी काम की ना हो। तो अब वो औरत को वहां वाला डॉक्टर बताएगा तुमको पता किसी चीज का नहीं है, ये टीका बहुत काम का है। वो बेचारी ये सोचकर कि मैं इस बच्चे को बचाने के लिए जबरदस्ती कर रही हूं टीका लगाने के लिए, और मुझे 50 रुपया खाली एक इंजेक्शन का या 200 रुपया मिल जाएगा, तो वो जबरदस्ती आपके बच्चों के लगवाओ ना पोलियो का, लगवाओ ना BCG का, लगवाओ ना फलाने का ढिमकाने का।
तो आप जबरदस्ती कर रही है, तुम्हारे एडमिशन भी नहीं होंगे, देख लो आने वाले टाइम में तुम्हारे ये भी काम नहीं होंगे, ऐसा ऐसा करके वो हमारी महिलाओं को डरा के और उनको इंजेक्शन ठुकवा देती है। उस बेचारी को ये भी नहीं पता है कि उस इंजेक्शन के अंदर, उस वैक्सीन के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है और उन इंग्रेडिएंट का उस बच्चे की सेहत पर क्या असर होने वाला है। और यदि आपको ये बात जाननी है तो अपने ही परिवारों में चेक कर लो, जहां वैक्सीनेटेड बच्चा है और अनवैक्सीनेटेड बच्चा है, दोनों की ऊर्जा में कितना फर्क मिलेगा। और ये उस बेचारी के माध्यम से हमारे सारे बच्चों का स्वास्थ्य खराब करवा दिया गया। तो अब जो आंगनबाड़ी वर्कर है और आशा वर्कर हैं वो हमारे बच्चों, क्योंकि देखो कोरोना का वैक्सीन भी इन्हीं दोनों की मदद से ठुकवाया गया पूरे गांव के अंदर। देख लेना, फिर 5,000 रुपए लगेंगे। मेरे पास फोन आता था, अभी लगवा लो, फ्री में लग रहा है, फिर 5,000 का आएगा। मैंने कहा 5,000 का तो ठीक है, तुमको लग रहा है तुम 5,000 बचा रहे हो, लगने के बाद जो तुमको 5 लाख और 50 लाख खर्च करने पड़ेंगे ना स्टंट पे और इन पे, बीमार होकर कैंसर हो जाएगा, तब देखना तुम आने वाले टाइम में। तो मुझे लोग पागल बोलते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 साल वेट करो यार, 3 साल, सबके सामने नतीजे होंगे और ये आंगनबाड़ी वर्कर और ये आशा वर्कर तुम्हारी सबसे बड़ी विलन होंगी। और तब मैं तुम्हारा जमीर देखूंगा कि अब तुम इनको धमका सकते हो कि नहीं, कि तुमने बहुत नाश कर लिया, अब तो चुप हो जाओ। लेकिन ना जी ना, अभी भी वो ऐसे ही धड़ल्ले से चल रही है। क्यों? क्योंकि उनको वहां डॉक्टर ने कह रखा है तुम देश की सेवा कर रही हो असलियत में, जबकि उनके पास जो कागज है, जो रजिस्टर है, 18 रजिस्टर होते हैं आईसीडीएस वालों के पास। आईसीडीएस मतलब आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर के पास, और एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी कागज भारत सरकार का नहीं है, सब कुछ वर्ल्ड बैंक का है। तो अंग्रेजों के हिसाब से आप अपने बच्चों को टीके लगवाओगे क्या? अरे भैया, आपको टीका लगाना है, वो कह रहे हैं बच्चों को लगने वाली वैक्सीन फ्री आती है। मैंने कहा अच्छा फ्री आती है? मैंने आंगनबाड़ी वर्कर से, उस आशा वर्कर से ही पूछ लिया। मैंने कहा फ्री आती है? बोला हाँ। कंपनी भी फ्री देती है? बोला ना, कंपनी तो पैसे लेती है। अच्छा, कंपनी पैसे लेती है, कहां से लेती है? सरकार देती है। सरकार कहां से देती है? बजट से देती है। बजट कहां से बनता है? पब्लिक के टैक्स के पैसे से बनता है। पब्लिक कौन है? पब्लिक हम है, मतलब हम ही देते हैं। बोला हाँ। तो भैया फिर हम, जब हमें ही देना है उस कंपनी को, तो हम अपने को जब जरूरत पड़ेगी तब लगवा लेंगे ना। जिसके घर में बच्चा नहीं है वो क्यों दे? जिसको नहीं लगवानी है वो क्यों दे? जिसको लगवानी है वो दे और लगवा ले। ऐसे थोड़ी होता है। तो कहते गरीब भी तो हैं जो नहीं दे सकते। मैंने कहा मान लिया। कितने हैं गरीब गांव में? 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे। तो एक काम करते हैं, गांव को चिल्लाएंगे कि गांव वालों, ये 10 बच्चे गरीब हैं, इनके माँ बाप इनका इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, क्या इसके लिए दान कोई दे देगा? क्या 10 बच्चों के टीके लगवाने के लिए गांव दे देगा? तो दे देगा। पहली बात तो ये कि गांव अपने गरीबों के लिए कर सकता है। दूसरी बात ये, वो जो गरीब है उसको तुम आज फ्री में इंजेक्शन दे रहे हो, अगर वो गरीब किसी और बीमारी से ग्रसित हो जाए तो क्या तुम उसका इलाज भी फ्री कर दोगे? इलाज कैसे फ्री करेंगे? कमाल है। बीमार होने से पहले तुम दिखा रहे हो तुम्हें उसकी बहुत चिंता है, और बीमार होने के बाद उसको अपनी जमीन भी बेचनी पड़ रही है, गहने भी बेचने पड़ रहे हैं, उसको एम्बुलेंस तक भी नहीं मिल रही है। ये दोगला कैरेक्टर कैसे है तुम्हारा? उसका जवाब नहीं उनके पास। कोरोना काल में तो आप जेल भी गए थे? जेल भी गए जी, 3 दिन जेल में रहा। 3 दिन आप जेल में रहे? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कुछ जो आप बातें उस टाइम कह रहे थे, धरातल पे हैं ये बातें सच में? गांव में कोई डेथ हो जाती है अचानक से, कोई रात को उठा नहीं और ब्रेन हैमरेज हो गया या पेट में इन्फेक्शन हुआ था, अस्पताल तक गया, कुछ नहीं हुआ। जब भी ऐसा कुछ होता है उसी टाइम उसके जब गोड्डा निवाने के लिए जब लोग आते हैं, वहां बैठे बैठे सारे, और वो बुलारा ठीक क्या करता रहे, और ये जनता सरकार मोर्चा वाले ठीक क्या करते रहे, और वो डॉक्टर ठीक क्या करता, मेरे भी गोड्डे खराब हो रहे, और मेरा कैंसर पाया, उसके 4थी स्टेज का कैंसर पाया, उसके भी सिर में दर्द रहा है, उसकी आंख खराब हो गई है, उसके कान में सुनना बंद हो गया है, उसका एलर्जी रहा है, उसके बाल उठ गए, उसके बाल धोड़े हो गए, उसके फुंसी लिगड़ आई, उसके खाज लग रही, उसका न्यू हो रहा, उसका न्यू हो रहा, सारे बात कर रहे हैं, सब न्यू मानने की ये कोरोना की वैक्सीन का होया, सब मानना टोटली ये गांव में बताओ। और जो नहीं मानता वो कोई पॉलिटिकल आदमी है, उसका क्या कहते दिखा बूस्टर लगवा ले। जो बूस्टर लगवा ले, जो ना लगवा तो समझो मान रहे हो। इसका मतलब मेरी मान रहे हो। तो आप समझ था आपने नहीं लगवाई? हमारे जानकार रिश्तेदारों ने किसी ने लगवाई? सारे सही है। हाँ, पूरा परिवार, पूरी फैमिली, छोटे बड़े, भाई, रिश्तेदार, बाण जितनी भी थी, किसी ने भी नहीं। मखाना, और कई लोग तो लगवाए थे मखाना, गलती से भी नहीं बोला सर्टिफिकेटेड वाला मखाना। सर्टिफिकेट में क्या दिक्कत? सर्टिफिकेट में ये दिक्कत है कि मान लो मनदीप ने और देवेंद्र ने दोनों ने वैक्सीन नहीं लगवानी,
मैंने कहा मैं नहीं लगवाऊंगा। अब सर आपका क्या नाम है भाई? अब साहिल है। साहिल कहा मैं तो लुआऊंगा। अब साहिल तो असली में लुआन चला गया वैक्सीन। मनदीप ने लगा था कि यार मन ने तो दुकान खोलनी पड़ेगी, तो मैं फर्जी बनवा लेता हूं। मनदीप ने फर्जी बनवा लिया और मैंने नहीं लगवाई और मैंने सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया। तो अब मैं चिल्ला के कहूंगा कि इस वैक्सीन से ये होने वाला है, तो वो जो डॉक्टर है वो बोलेगा नहीं होता। मैंने कहा कैसे नहीं होता? वो देखिए साहिल का हार्ट अटैक हो लिया, उसके 2 छल्ले डल लिए, उसके 3 बार तो अस्पताल जा लिए, सब बदन अस्पताल में रहा, सारा दिन बुखार चढ़ा रहा है, उसके गोडे टूटे पड़े, कहीं तो नपुंसक हो लिए, कहीं बांझ हो लिए, कहीं लेडीज में पीरियड्स में दिक्कत आ ली, हार्मोन का डिसबैलेंस हो रहा, छोरे छोरे आना पसंद करने लग गए, छोरी छोरी आना पसंद करने लग गई, जो सारा उसी का तो इम्पैक्ट है। उसके बाद ही तो यार देखो जरा। तो बोला हाँ नहीं है, देखिए मनदीप ने भी तो लुआ रखा। अब मैं कहूंगा मनदीप ने कौन लुआ रखा? लेकिन देख कागज में चढ़ रहा है तो उनकी तरफ से लगवाया हुआ है। और अगर मनदीप का चढ़ रहा है और उसका कुछ नहीं हो रहा तो वो कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो मनदीप ने लगवाया हुआ है, इसलिए चढ़वाना भी पाप है। डॉक्टर साहब, आपका जो संगठन है उस पर भी बात कर लेते हैं साथ के साथ। आपने कहा कि हमारे संगठन में कोई भी प्रधान नहीं होता, तो फिर जो बड़े फैसले हैं वो कैसे लिए जाते हैं? कोई बड़ा फैसला देंगे नहीं हम के बड़े फैसले ना हमने किस मतलब हमने कौन सा लोग तेन कहना कितने लोग उठा कर लाने हैं, हमने समझाने जाना भाई, एक गांव में जाना। तो अब लोग कहेंगे जी बताओ कौन जाएगा, मैं बोलूंगा बताओ कौन कौन जाएगा, तुम बताओ कितने जाना चाहते हो। अब मान लो हो जाए तैयार, एक भी नहीं तैयार हो तो मैं कहूंगा मैं जाऊंगा। अब हो जाए 3 तैयार, मैं कहा तुम जाओ तीनों। अब हो जाए मतलब 12 तैयार हो जाए कि हम सारे जानने तैयार हैं, मैं कहा एक काम करो भाई 2 गांव और उठो, फिर 3 महीने भेज दो, 3 एक में भेज दो, 3 एक में भेज दो, 3 एक में भेज दो। इसमें क्या है? समझाना है ना हमको, तो बड़ा फैसला क्या है इसमें? समझाने में बड़ा फैसला क्या है? कोई कार्यक्रम करना है, मान लो अभी हम चरखी दादरी में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने वाले हैं जी। अब ये कोई बड़ा फैसला तो है नहीं, प्रतिमा तो 40 आदमी भी लगा सकें, प्रतिमा तो 100 आदमी भी ला सकें। तो हम करेंगे भाई ये प्रतिमा दादरी वालों ने प्लान किया है और वहां प्रतिमा लगाने वाले हैं और प्रतिमा लगाएंगे। और आप लोग एक काम करो, जो जो इसमें प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो गांव में जाके लोग क्यों कर समझाना है, वो ट्रेनिंग में आ जाओ, अपा खोल देंगे ट्रेनिंग की, वो आएंगे बताएंगे भाई इतने पैसे की जरूरत है, सहयोग है, इसकी जरूरत है वो दे दो, अगर पैसे इकट्ठे हो जाए काम हो जाएगा, ना हो ना होगा। कितनी बड़ी फौज खड़ी कर दी आपने, पूरे हरियाणा की बात करें या फिर देश की बात करें इस टाइम। मैं जिस हिसाब से देखता हूँ मतलब मुझे ही नहीं पता है कि कितने लोग हम लोगों के विचारों से सहमत होकर के हमसे जुड़े हुए हैं दिली दिल में, कितने लोगों के पास समय रहता है उस टाइम जब हम कॉल देते हैं, कितने लोग आ पाते हैं, कभी फसल की वजह से, कभी सर्दी की वजह से, कभी बीमारी की वजह से जो वैक्सीन लगी पड़ी हैं सारी, कभी घर में शादी ब्याह की वजह से, कभी मतलब किसी ना किसी कारण से अगर वो नहीं आ पाते वो बात अलग है। लेकिन मैं जहां जा रहा हूं और जहां भी जाता हूं वहां जो लोग मिलते हैं, वहां का जो उनका प्यार है, सहयोग है और वो कहते हैं जो बातें, उससे मुझे लगता है कि ऐसी कोई गली नहीं बची है जहां पर हम लोग नहीं पहुंचे। फंडिंग कहां से होती है इस संगठन को? मैंने बताया ना अभी, हम लोग कहते हैं ये वाला काम होना, इतने पैसे लगने, जितने लोग सामने खड़े होते हैं वो कर देते। तो ये बिना उसके चल रहा है ये कुछ भी पहले से अभी जैसे हम प्रोग्राम करते हैं, अभी हमारी ट्रेनिंग है शिमला में जी, शिमला में होनी है 26, 27, 28 को दिसंबर को, आखिरी ट्रेनिंग है ये। तो वो साथी थे, वो कहने लगे शिमला में ट्रेनिंग करनी है, तो बोले जी कर लें, मैं कहा कर लो। बोला पैसे, मैं कितना पैसा खर्च होगा? बोला अगर इतना लोग होंगे तो 1.5-2 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। तो मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, 4 आदमी ढूंढ लो जो 50-50 हजार रुपया उधार दे सकते हो, और जो अरेंजमेंट बेसिक चाहिए वो कर लो, और पैसा अपने पास रखो, अगर किसी को इमरजेंसी देनी पड़े दुकानदार को तो दे देना। जितने लोग वहां आएंगे उनको बता देंगे हमारा 2 लाख रुपया खर्च हुआ है, जितने आए होंगे बांट लेंगे, किसी के पास नहीं है ना दो, जिसके पास ज्यादा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, 2 भाई का हो जाएगा। अभी तक 60 ट्रेनिंग हो गई, ऐसी हो रही है, एक भी पैसा बिना करे शुरू कर देते हैं हम। इलेक्शन में आप कैसे काम करते हैं? जैसे अब 24 का इलेक्शन था, या फिर पीछे अगर बात करें 24 के इलेक्शन में तक तो मैं नहीं था काम कर रहा। अब कोरोना के बाद मैंने सिर्फ एक ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, इलेक्शन मैनेजमेंट में, और वो भी सिर्फ एक नेता बचा था अभी टेस्ट करना कि इसमें कितनी अकल है। उससे पहले वो सारे मैं टेस्ट कर चुका हूँ कि इनको क्या क्या आता है, ये काम कैसे करते हैं, ये इलेक्शन कैसे जीतते हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। वो इसीलिए किया था मैंने, मेरा पर्पस ये तो नहीं था कि मुझे कोई पैसा कमाना है। और
उसके बाद मैंने किसी भी इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा कि जो आम नागरिक है उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है दिमाग किराए पर लेकर। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि मुझे आम नागरिक को समझाना पड़ेगा कि असली मालिक आप हो और ये तनख्वाह लेने वाला नौकर है। विधानसभा में बैठा हो चाहे लोकसभा में बैठा हो, मुख्यमंत्री बना हो या प्रधानमंत्री बना हो, चपड़ासी हो या राष्ट्रपति हो, जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है, और जो तनख्वाह दे रहा है यानी मैं टैक्स दे रहा है जो, वो मालिक है। और मालिक को पता ही नहीं है कि वो मालिक है, और मालिक की दुकान बेची जा रही है, मालिक का घर बेचा जा रहा है, मालिक की जमीन बेची जा रही है, और मालिक को मालूम ही नहीं है कि वो मालिक है। तो अपना अधिकार वापस लेने के लिए उन लोगों को बताना पड़ेगा, और ये जो पावर जो उनको दे दी थी बटन दबा करके, ये पावर जब चाहे वापस लेना सीखे लोग, ये बताना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है? यूथ है, किसान है, महिलाएं हैं, प्रायोरिटी किसको? इंसान इंसान है। बताइए मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूं? बच्चे को जिसको वैक्सीन लग रही है, मेरा वो ऑडियंस भी है, और जो बुजुर्ग बैठा पेंशन ले रहा है, जो भिखारी बना हुआ है, जो राशन ले रहा है, राशन की लाइन के लिए। अब राशन कितना बड़ा फ्रॉड देखो आप पूरे देश के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। गांव में किसी के पास 10 एकड़ जमीन है ना जी, 5 एकड़ जमीन है, वो भी 5 किलो राशन ले रहा है, ठीक है, उसने भी वो चढ़वा रखा है, और उसको जबरदस्ती दे रही है सरकार। मैं आपको ये बताऊं, ले नहीं रहा वो, उसका नाम जबरदस्ती उस लिस्ट में आया हुआ है, उसके नाम का राशन आया है, ये कोटे वाला उसको फोन करके बताता है। अब उसके दिमाग में एक दिमाग आती है, लूं कि ना लूं। नहीं लेगा तो उस कोटे वाले ने फिर भी चढ़ाना है कि मनदीप ने 5 किलो ले लिए, देवेंद्र ने 5 किलो ले लिए, चढ़ाना है उसने। अब वो कह रहा है नहीं लूं तो भी चढ़ा रहा है, और ले लूंगा तो भी चढ़ेगा। अच्छा, लेके उसे खाना नहीं है वो, क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर वो केमिकल छिड़क के दे रहा है जिससे कैंसर होगा, उसको मालूम है, समझने वाले वो नहीं लेता। जो अनजान आदमी है, गरीब आदमी है, उसको मालूम नहीं है। जिसको मालूम नहीं है वो खा रहा है, जिसको नहीं, और इवन गरीब भी नहीं खा रहा उसको, तो वो उसको किसको दे रहा है? अपनी बकरी को, अपने सुअर को, अपने गाय को, अपनी भैंस को, या खेत में फेंक देता है कि और नहीं तो खाद बन जाएगा। वो उसको खा नहीं रहा और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। सरकार कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, लोगों को राजनीति करनी है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि 80 करोड़ लोग गरीब रेखा से नीचे जा चुके हैं, ठीक है। अब ये बात कहां लिखी गई? अखबार में लिखी गई, विधानसभा, लोकसभा, सब जगह दर्ज हो गई कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। अब इमेजिन करो संदीप जी, 2025 के बाद मान लो आपकी शादी हो जाए अगले साल, और उससे अगले साल आपका बच्चा हो जाए, तो जब वो 31 साल का होगा, आज से 30 साल बाद, और फिर उसका बच्चा 30 साल बाद, यानी आज से 60 साल बाद आपका बच्चा आप ही के जैसी पोजीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 60 साल बाद आप तो यहां कहीं धरती पर होंगे नहीं, फिर वो लाइब्रेरी से जाकर अखबार पलटेगा और वो देखेगा कि इस देश में 80 करोड़ लोग तो रोटी भी नहीं खा सकते थे 2025 में, और उनको राशन मिलता था, क्योंकि कागज में दर्ज है कि आपने लिया है और आपने खाया है। तो वो ये सोचेगा कि मेरे बाप दादा तो भिखारी हुआ करते थे साले, कागज में तो यही लिखा है ना, बिल्कुल। यानी कि पूरे समाज के दूसरी पीढ़ी का जो स्वाभिमान है उसके लिए प्लानिंग आज चल रही है। आपको फ्री में राशन, बच्चों के लिए पेंशन, कन्या के लिए आपको राशि मिल रही है, आप ले रहे हो। इतिहास में दर्ज हो रहा है कि देवेंद्र के पास अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए पैसे नहीं थे, वो अपनी बेटी को बोझ समझता था, इसीलिए साला उसको पालने के पैसे लेता था सरकार से 2000 रुपया महीना। इतिहास में यह लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा ये हरामखोर लोग अपने बूढ़ों को सेवा नहीं कर सकते थे, इसीलिए सरकार से उनको पालने का 3000 रुपया लेते थे पेंशन के रूप में, बुढ़ापा पेंशन के रूप में। ये कुत्ते इन अपनी औरतों को नहीं संभाल पाते थे, जिनके पति मर जाते, तो इसलिए विधवा पेंशन लेना पड़ता था औरतों को। वो इतिहास में यह लिखा जा रहा है इस टाइम पर कि ये समाज इतना मरा हुआ था उस दौर में, 2025 और 2020 में, या 18 से जब से चला, जब ये अपने बूढ़ों को पालने का पैसा लेते थे, लड़कियों को पालने का पैसा लेते थे, बच्चों को खिलाने का पैसा लेते थे, स्कूल में पढ़ाने का पैसा लेते थे, ये उनके ब्याह में भी पैसा लेते थे, ये उनके इलाज के लिए भी पैसा लेते थे। ये साले जलील लोग थे भारत के। यही बताया जाएगा भाई साहब आज से 60 साल बाद आपके बच्चों को, आज के कागज दिखा दिखा के।
देखो इतिहास झूठ नहीं बोलता। आयुष्मान वही है, इलाज के लिए भी पैसे लेते थे। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बताएं ये पॉडकास्ट कैसा रहा।